जानता हूँ कि कुछ लोग अवाम की तरफ नहीं देख रहे, मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 तारीख को कौमी असम्बली के सामने धरना देगी और वफाकी बजट भी पास करने नहीं देगी इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो एक दफ़ा फिर वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ मैदान में आ गए हैं और आज उन्होंने ऐलान किया है कि वो 10 जून को जब कौमी असम्बली में बजट पेश किया जाएगा तो वो धरना देंगे इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के सामने और बजट मंजूर नहीं होने देंगे। ये उन्होंने धमकी क्यों दी है? वो चाह रहे हैं जी कि हमारी मुलाकात करवाई जाए, तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब, उनसे मुलाकात करवाएं ताकि हम उनके साथ अपनी सूबाई हुकूमत का जो बजट है उसको डिस्कस करें। तो अगर आप हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं देंगे तो फिर हम इस्लामाबाद में धरना देंगे। दूसरी तरफ आप जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान में भी एक इंतखाबी मुहिम चल रही है और तमाम अहम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो वहाँ पे जलसे जुलूस कर रही हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद साहब भी आज मैदान में आ गए हैं और उन्होंने भी पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट जो है वो पेश कर दी है। तो पहले ज़रा देखते हैं जी कि सुहेल आफरीदी साहब ने क्या कहा है। 10 तारीख को इंशाअल्लाह ताला कौमी असम्बली का जो बजट इजलास होगा, यहाँ गेट के सामने हम धरना देंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती फैसलों में मैं आज़ाद हूँ। ये जो उन्होंने कहा जी कि हम 10 जून को कौमी असम्बली के बाहर धरना देंगे, वो इसमें वजह यह है कि जी हमारी इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। और इसके अलावा आप जानते हैं कि 9 जून को आज़ाद कश्मीर में जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने भी एक हड़ताल की कॉल दे रखी है। तो लगता ये है कि जून का महीना जो है वो काफ़ी गर्म होगा। तो आज गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर ममलकत बराए कानून इंसाफ, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं, और आगा रफ़ीउल्लाह साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताएंगे आप अकील मलिक साहब कि इतना बड़ा इशू तो नहीं है इमरान खान से मुलाकात करवाना, तो ये काफ़ी महीने ही हो गए हैं मुलाकात नहीं हो रही और अब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर दिया कि जी अगर 10 जून को कौमी असम्बली में आपने बजट मंजूर करवाने की कोशिश की हम धरना देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये बड़ा मसला नहीं है और ये मुतअद्दिद बार मैं कह चुका हूँ कि मुलाकात के लिए कुछ कायदे ज़वाबित, कुछ कवानीन को मलूज़ खातिर रखना ज़रूरी है और उसमें सर फहरिस्त चीज़ है जिस चीज़ की अंडरटेकिंग इनके अपने सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि हम अडयाला के बाहर कोई मीडिया गुफ्तगू, किसी भी मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई ऐसी इंटरेक्शन हम नहीं करेंगे, और ये अंडरटेकिंग दी गई। अब वहाँ पे दी, फिर उसकी मुतअद्दिद बार वायलेशन भी की। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक आप अंडरटेकिंग दें, फिर वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन बनाना, वहाँ दरियाँ बिछा के जो है आप जो मामलात धरना दे देते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। लोगों का जीना दुश्वार है, उस सड़क से गुजरना दुश्वार है। जो मुलाकात के दिन है, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन जेल रूल्स और जेल मैनुअल के मुताबिक होनी चाहिए। मैंने आसान सा हाल इनको बताया था। मैंने इनको कहा कि ये मुफ्त मशवरा है, अगर आप चाहें तो एक अंडरटेकिंग सुपरिटेंडेंट अडयाला को दे दें और एक अंडरटेकिंग रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दे दें और कहें कि हम तमाम कानूनी जो हमारे तकाज़े हैं उसको पूरा करेंगे, हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन नहीं करेंगे, और अगर की तो उसके जो भी उसके कॉन्सिक्वेंशल इशू मेजर्स हो सकते हैं वो आप हमारे ख़िलाफ़ ज़रूर लें। अब ये कहने के बाद मीर साहब उस पर आज दिन तक पीटीआई के किसी लीडर ने, किसी वर्कर ने, किसी अहदेदार ने कोई जो है वो ये बात जो है अपने कान नहीं धरी इस पर। और इनको अगर मुलाकात करनी है तो वो जेल रूल और जेल मैनुअल्स के मुताबिक होगी। ये थ्रेट करना और ये कहना कि हम बजट नहीं पास होने देंगे, पहली तो बात है कि पीटीआई के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बजट की प्रोसीडिंग में। ये हो तो अच्छी बात है। मुझे याद है कि इनके 2-3 जो मेंबर कौमी असम्बली हैं बाशमूल उमैर नियाज़ी साहब पिछले बजट में बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त तजावीज़ जो हैं इन्होंने दी थी, जो कि हमने बजट में इनकॉर्पोरेट भी की। तो अपोजिशन का तो काम होता है कि हुकूमत को जो है उसको चीज़ें जो है दुरुस्त सिमत में दिखाना और एक और पर्सपेक्टिव दिखाना, दी अदर साइड ऑफ द पिक्चर जिसको कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर अपोजिशन होने का क्या फ़ायदा। और अगर ये थ्रेट करेंगे कि हम आके जो है बजट पास नहीं होने देंगे, तो इनके थ्रेट करने से, इनके होने ना होने से
हुकूमत को और उसके इत्तेहादियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी। गो कि एक इजाज़त के लिए इन्होंने एक नई, अभी मैं देख रहा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा रुजू किया है कि हमें इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। जब वो रुजू होगा, हो चुका, जब वो टेकअप होगा तो फिर मेरे ख्याल से ये बात भी पूछी जाएगी कि आपने यहाँ पे अंडरटेकिंग दी और यहाँ पे हमारे ऑर्डर की वायलेशन की, तो आपसे मुलाकात क्यों करवाई जाए इमरान खान साहब? जी उमैर न्याई साहब, अब ये एक लीगल मामला आ गया है। अकील मलिक साहब भी वकील हैं और आप भी वकील हैं, और इस वक्त आपके पीछे मुझे कानून की बड़ी बड़ी किताबें भी नज़र आ रही हैं। तो आप ये बताएंगे कि इस मामले को तहरीक इंसाफ जो है वो लीगल तरीके से हैंडल करेगी, या जो सुहेल अफरीदी साहब ने ऐलान कर दिया है कि जनाब हम धरना देंगे कौमी असम्बली के बाहर, तो आप धरने में शरीक होंगे? अच्छा, मैं जी मीर साहब पहले एक चीज़ से स्टार्ट करूंगा कि देखिए अकील भाई ने बड़ी बातें की। मेरे ख्याल से बैरिस्टर हाजी अकील साहब अल्लाह के घर से होके आए हैं, नरम होके आएंगे, मगर ये गर्म होके आए हैं। बैरिस्टर हाजी अकील साहब, आपको हज मुबारक हो। शुक्रिया। हाँ देखिए 7 माह हो गए हैं, इमरान खान की एक मुलाकात भी नहीं हुई। हाँ जी। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो तो उसमें वायलेशन की बात तो नहीं बनती। पहले तो सवाल बनता है कि 7 माह कंटिन्यूसली आपने किस तरह से इमरान खान को मुलाकात डिनाई कराई है, और उस 7 महीने के दौरान इमरान खान एक मेजर एलिमेंट से गुजरे हैं। हम कह रहे हैं कि उनकी आंख ज़ाया हो गई है, गवर्नमेंट उस पर थोड़ा सा मुख्तलिफ वर्जन लेती है, तो तब भी किसी फैमिली मेम्बर से नहीं मिलने दिया गया, किसी डॉक्टर की एक्सेस नहीं दी गई। अब देखें पाकिस्तान में क्या जेल मैनुअल नहीं है? इन्होंने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि इनके आने ना आने से फ़र्क नहीं पड़ता, मगर देखें हमारे फोर फादर्स ने क्या कहा है कि हर फर्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा होता है। देखिए हम एक दूसरे को इतना बिलिटल ना करें, हर की राय मैटर करती है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी बजट स्टैंड अलोन बेसिस पे आपके पास अद्दी तादाद चलें, जिस तरह से भी इकट्ठी हो गई, मगर उसको जब तक पूरे हाउस की वेल नहीं बनाएंगे तो कोई भी आने वाला बजट फीजिबल नहीं होगा। हमारे सक्सेसिव बजट्स क्यों फेल हुए हैं? क्योंकि वो आवाम की उमंगों की अक्कासी नहीं करते, और प्रॉब्लम ही यही है। देखिए आप कर्जे ले लेते हैं, कर्जे किस तरह से खर्च करने हैं उसका भी आवाम से नहीं पूछा जाता, ना आवाम के रिप्रेजेंटेटिव से पूछा जाता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आपने हर फर्द पे कर्जा बना दी है, मगर वो किस पे खर्च हुआ है? क्या कोई पार्लिमानी कमेटी बनी है जिसने आज तक इन डेट्स को रिव्यू किया कि ये किस चीज़ पे खर्च हुए हैं? आज जो आवाम की सिचुएशन है देखें, उस पर रोना आता है। हम चाहे बेशक मेंबर्स बैठे हों असेंबलियों में, हमारी 45% से ज़्यादा आबादी इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे रह रही है, और हम कह रहे हैं कि जी किसी के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ा। हमारा इस वक्त क्या बनता है कि हमें इस वक्त हर तरह की एमरजेंसी नाफिज करनी है, लोगों को गुर्बत से बाहर निकालना है, लोगों को और तरफ गलत तरफ जाने से रोकना है। मगर जिस तरह का ये रवैया देखें कर रहे हैं, हमारा चलें 10 फरवरी, ये आप 10 जून का आप कह रहे हैं, चलें अभी ये तो पार्टी में डिस्कस होगा, सीएम एक इम्पॉर्टेंट उसका कंपोनेंट है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है, मगर ये पॉलिटिकल कमेटी में, पार्टी की कोर कमेटी में इशू आएगा, तो जिस तरह से पार्टी वो डायरेक्शन देगी वो फॉलो करेंगे। अच्छा, इस मामले पे आगा रफ़ीला साहब आपसे बात करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं नदीम अफजल चंद साहब, उन्होंने भी आज एक ऐसी बात की है कि जो काफ़ी हैरान कुन भी है और हुकूमत के लिए तशवीश का बायस भी होनी चाहिए। ज़रा सुनिए कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बारे में नदीम अफजल चंद साहब ने किन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की जिम्मेदारी और तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है कि इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करना, और यकीन जानिए इस वक्त जो पंजाब पुलिस आ रही है ड्यूटीज पे, अवाम को इस पे बड़े खदशात हैं, और जो वज़रा आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर एनओसी जारी किया जा रहा है, फिर इलेक्शन शेड्यूल के बाद आप वोटर लिस्टें कैसे चेंज कर सकते हैं जिस तरह आपने स्तोर में की है। खरमंग में आपने एडिशनल आरओज जो है इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर चेंज कर दिए हैं। इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो 2-3 काम किए हैं उस पर अवाम को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पोलिटिकल पार्टीज को पार्टी का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होने की हैसियत से हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी आगा रफ़ीला साहब, ये तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे एतराज़ नहीं कर रहे, वोटर लिस्टों पे एतराज़ नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जी गिलगित बल्तिस्तान में पंजाब पुलिस को भेजा जा रहा है, तो पूरी चार्जशीट जो है वो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ लगा दी है उन्होंने। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि आपका जो गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा का और पंजाब का जो गवर्नर है वो भी तो उस इलेक्शन मुहिम में मसरूफ़ है वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।
मीर साहब, बात ये है कि जो बैरिस्टर अकील साहब बात कर रहे हैं कि इनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही माइंड सेट है जिसकी वजह से गवर्नमेंट मुख्तलिफ परेशानियों का सामना कर रही है। मिसाल के तौर पे आपने पीटीआई के लोगों को क्यों रोका है? तो वो जाके अपने वोटरों के साथ, अपने कैंडिडेट्स के साथ आज़ादाना अपनी मुहिम चलाए, ताकि कल को इस बात के ऊपर जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, आज आप देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इनको लाना पड़ा प्रॉपरली एज ए मेहमान अदाकार के तौर पर जीबी में, ताकि चूंकि जो डाका इन्होंने डालना है उस डाके के लिए एक फेस सेविंग इन्होंने बनाई है, डाका डालना है। और ये वो डाका होगा कि आगा साहब, जी आगा साहब, मैं थोड़ा सा आपकी गुफ्तगू में मुदाखलत की मैं माजरत चाहता हूँ। ये आप मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसको डाकू करार दे रहे हैं, जबकि आपके वोटों से ये हुकूमत कायम हुई है। तो फ़र्ज़ करें कि ये डाका डालने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उस डकैती में आप भी तो सहूलतकारी कर रहे हैं। नहीं, देखें मीर साहब, अभी ताज़ा कुर्बानी की ईद गुजरी है। अगर आप में से किसी दोस्त ने देखा होगा कि ऊँट को किस तरह ज़िबा किया जाता है, तो ऊँट बेचारे को दो दफ़ा ज़िबा किया जाता है। हम इस जमहूरी निज़ाम को, इस मुल्क में इस पार्लिमानी निज़ाम को स्टेबल रखने के लिए हम दोहरे अंदाज में इनसे ज़ख्म ले रहे हैं। एक, अगर हम इनको छोड़ते हैं तो ये निज़ाम डीरेल होता है, तो हम किसको दावत दे रहे हैं? हम इस निज़ाम के लिए हमारी क़यादत ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है। तो इस सिस्टम में रहते हुए हम कोशिश करेंगे कि हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा ये एतराज़ रहा है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने क्यों इनके साथ साइन की थी। हमने कहा कि इस निज़ाम में रहते हुए फेयर इलेक्शन, और जब आपको मैंडेट मिले हम आपको सपोर्ट करेंगे, ना कि टांगे खींचेंगे। उसकी जिंदा मिसाल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आप जिंदा मिसाल ये देख लें कि आज हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा था कि आप आए हुकूमत बनाएं। उनके पास पॉलिटिकली इतनी अवेयरनेस नहीं थी, वो नहीं आए आगे, हमें मजबूरन इस निज़ाम को चलाने के लिए इनको दिया। इनको देने का मकसद ये नहीं है कि ये हमारा गला दबाएं, ये हमारे आप अगर देखें, आपने ये आपका गला कहाँ दबा रहे हैं? कश्मीर के जो आपका गला किधर दबाया उन्होंने, कहाँ पे दबाया इन्होंने गला आपका? हमारा गला, मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। हमारा गला ये पंजाब में आप आए, हमारे वर्करों से, हमारे कैंडिडेट्स के हालात चेक करें कि पंजाब में हमारे लोगों के साथ इनका तरीक़ाकार क्या है। फिर उसके बाद अब जीबी में जो ये कर रहे हैं, आज अगर इन्होंने खुदा न खास्ता जिस डाके की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर मैं आपको अभी ऐलान कर रहा हूं, जो 9 जून को कश्मीर में हो रहा है उससे बहुत ज्यादा बुरा हालात आपको फिर जीबी में सामना करना पड़ेगा। आपने गैर फितरी तौर पे गैर सियासी एक्टर्स को डालकर फिर दोबारा अगर कोई इस तरह की वारदात डालने की कोशिश की, तो फिर जो आज मुख्तलिफ एक्शन कमेटियां कश्मीर में बनी हैं, फिर आपको जीबी में भी नजर आएंगी। मैं थोड़ा सा इससे क्योंकि आगा साहब मेरे भाई भी हैं, कॉलीग भी हैं, नहीं मिलेंगे। एक मिनट जरा बात सुन लेना अकील मलिक साहब, थोड़ा सा आप मेरे ख्याल से अल्फाज का मेरी दरख्वास्त होगी आपसे, मुअद्दबाना गुजारिश है कि दुरुस्त चुनाव करें। हम फेडरल में और फेडरेशन के जितने भी मामलात हैं उसमें हम इकट्ठे हैं और आप ही की सपोर्ट के साथ हम इस हुकूमत में हैं, लेकिन वो मुश्किलात भी हमें पता है कि जो हर कानून साजी पे हमें दुश्वार गुजारी होती है और फिर हमें वो तमाम तर मामला देखने पड़ते हैं, आपको कायल करना पड़ता है और फिर आप कायल हो भी जाते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं फ्रॉम द वेरी आउटसेट मीर साहब शदीद इख्तलाफ करता हूँ और मजम्मत भी करता हूँ जो ये 2 दफ़ा का लफ्ज़ मेरे भाई डाका जो है इन्होंने भाई ने इस्तेमाल किया। देखें, ये मेरे एलिगेशन लगाना, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, मैं तो कहता हूँ कि ये बिल्कुल कहीं की जमहूरियत नहीं है। आपने अगर तनकीद करनी है आप बिल्कुल करें। कल बिलावल साहब ने तनकीद की एहसन इकबाल साहब को मुखातिब करके, उसका पूरा जवाब दिया। हम तो देखें ना, अपने किरदार से और अपने कामों से पहचाने जाते हैं और हमने वही बताया कि 100 जो मेगावाट है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, 100 बाकी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अगर एक जलसा करता है
अगर आप लोगों को 10 जलसे करने पड़ते हैं तो उसका वो एक जलसा काफ़ी है। ये भी मैं शदीद इख्तलाफ है इस बात से कि मियाँ साहब के बारे में, मेरे लीडर के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या उन्होंने कहा जी वो गेस्ट अपीयरेंस के लिए, ऐसा नहीं, ये मैं आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दिस। वजह यह है कि देखिए कायदीन सबके लिए मोहतरम होते हैं, हम आपके कायदीन की भी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप 10 जलसे कर रहे हैं, मोहम्मद नवाज शरीफ का एक जलसा है, वो अगर उस लेवल पे उस स्टैचर पे आता है तो फिर आपके 10 जलसे जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त इख्तलाफ है गिलगित बल्तिस्तान में, ये वाकई एक सियासी इख्तलाफ है, ये कोई ड्रामेबाजी नहीं है। और नहीं, ये सियासी इख्तलाफ है और होना भी चाहिए। जमहूरियत का हुस्न भी ये है कि ठीक है हम यहाँ पे बिल्कुल इकट्ठे हैं वफाक में, लेकिन सिंध में कौन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नहीं आप सिर्फ वफाक में इकट्ठे नहीं है, आप बलूचिस्तान में भी मखलूत हुकूमत में, बलूचिस्तान में भी हैं मखलूत हुकूमत में, लेकिन इनका गिला पंजाब का जो बनता है, फिर वो गिला हमारा सिंध का भी बनता है कि हमारे टिकट होल्डर, हमारे वहाँ पे ऑफिस बेरर्स, उनके लिए जो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं वो भी हमने देखी हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, मेरे ख्याल से थोड़ा म्याना रवि रखनी चाहिए, चीज़ों को बैलेंस रखना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब की अगर इजाज़त है तो फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ, वरना मैं बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब की तरफ जाऊँगा। उमैर नियाज़ी साहब ये जवाब देना चाह रहे हैं, आप अगर मेहरबानी करें तो मैं। अच्छा आगा साहब आजकल तहरीक इंसाफ बड़ी मेहरबान है आप पे, वो कह रहे हैं ठीक है आप जवाब दें। थैंक यू। बस ये शुरू में इतनी मेहरबान हो जाती तो हमें मुस्लिम लीग नून को ये सहारा ना देना पड़ता, हम पॉलिटिकल इस तमाम चीज़ों को और बेहतर अंदाज में चल रहे होते, मुल्क किसी और सिमत में होता। लेकिन बहरहाल देखें सर, अगर आपके बैरिस्टर अकील साहब को अगर इस बात पे दिल आज़ारी हो रही है, हमने नहीं उनको मेहमान अदाकार बनाया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी है, आप लोगों ने उनको बनाया। आप मुझे बताएं कि कौन से फैसले हैं, कि कौन सी चीज़ें, क्या आप मीर साहब हल्फन बताएं, आपको नहीं पता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में कुछ और है और फेडरल में कुछ और है। जब खुद ख्वाजा आसिफ साहब एक ट्वीट करते हैं, वो उस ट्वीट का जो उसमें इबारत लिखी है उसके नहीं, उसके पीछे जाए ना कि असल स्टोरी क्या है, यानी वो अदम एतमाद कर रहे हैं इनकी कारकर्दगी पर, वजीर आजम की और इस कैबिनेट की। तो ये इनकी कारकर्दगी ये है, इनकी कारकर्दगी ये है। यहाँ पर मुझे जो पख्तूनख्वा के लिए या पख्तूनख्वा की आवाम के साथ हमदर्दी है वो ये है कि आप पेशावर से जब आएंगे तो आपको इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए कोई एक्सेस नहीं है, आपको पहले इस्लामाबाद की तरफ जाना पड़ेगा फिर आना पड़ेगा। और मैंने NHA को कोई 10 दफ़ा, एहसन इकबाल को 10 दफ़ा कहा, ये पिछले 5-6 सालों से मैं कह रहा हूँ, ना पख्तूनख्वा की हुकूमत इस तरफ इशारा कर रही है जो अवाम के मसाइल हैं, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उन चीज़ों की तरफ अपने बजट में चीज़ें रखने के लिए तैयार नहीं है। तो आज भी हमारा इनसे सियासी इख्तलाफ है। मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पॉलिटिकल लीडर है पाकिस्तान के, मुझे कोई अख्तियार नहीं है कि मैं उनकी शान में कोई गुस्ताखी करूं, लेकिन आपने उनको एज ए मेहमान अदाकार बनाया हुआ है। आप मुझे बताएं ना कहाँ है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और फिर दूसरा आपका जो अपर अंदरूनी मामलात है उसको आप निपटाएं। हमें कहीं भी हम मियाँ साहब की इंसल्ट करने के लिए राजी नहीं है, लेकिन एक मिनट सर, आप देखें पॉलिटिकल अंदाज में आए। ये एक तो कोई फर्क नहीं है, जिन्होंने पहले कोशिश की नून में से शीन निकालने की, शीन में से नून निकालने की, उनको मुंह की खानी पड़ी। और नून और शीन एक ही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है। और जो भी फैसले होते हैं आगा साहब, मेरे ख्याल से हर पार्टी का इस्तेकाक है वो अपनी लीडरशिप, अपने कायद, जिस तरह आपकी लीडरशिप है आप उनसे मुशावरत करते हैं, हमारी पार्टी में तमाम तर फैसले और कुल्ली इख्तियार जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास है और आखिरी हतमी फैसला उन्हीं का ही होता है। अच्छा जी, अब उमैर नियाज़ी साहब, अब आपको क्या लग रहा है ये पीपल्स पार्टी और जो मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त आप इस वक्त लड़ाई देख रहे हैं, ये जेन्युइन लड़ाई है या ये लड़ाई जो है ये आपके ख्याल में एक वक्ती उबाल है और गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ये सब मामला ठीक हो जाएंगे? नहीं, देखें उबाल भी किसी हद तक कह सकते हैं, मगर देखें जिस जमहूरियत के हुस्न की बात कर रहे हैं ना, उसमें जमहूर दूर तक नहीं नज़र आ रहा। दोनों भाइयों की बातें उठा लें, जिस इलेक्शन की चोरी का जिक्र हो रहा है, जिससे तशबीह दी जा रही है कि आगे भी उस चोरी का खदशा है, उसको एडमिट हर कोई कहीं ना कहीं कर रहा है, मगर अवाम के मैंडेट को रिकग्नाइज़ नहीं करना
की कोशिश की जा रही कि उसको हमने किस तरह से आवाम को बीच में पार्टिसिपेट कराना है। आवाम का वोट काउंट हो ही ना, हम आपस में लड़ते रहें, हम सीटें बांटते रहें, हम हुकूमतें बनाते रहें, ऐसे इलेक्शंस का क्या फ़ायदा। बात है वो तो आई वॉश ही रहेगा। आज भी हम जिस प्रॉब्लम में हैं वो सबसे बड़ा इशू, अगर बलूचिस्तान आज जल रहा है उसमें बहुत बड़ा किरदार है इस मैंडेट छीनने का। इस पे हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा, मगर हम वो सोचने से कासिर हैं। हम आपसी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखें, सियासी कद काट के सारों के लीडर बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, उनकी सारों की एक अपनी स्ट्रगल है, मगर हम बात है कि उनकी शख्सियत से इतने ओवर शेडो ना हो जाएं। कम अज़ कम देखें अवाम के तो इस वक्त हालात देखें, अवाम किस रोने में जा रही है, अवाम की गंदों में इस वक्त नहीं है। हम अगर देहाती इलाकों को देखें, जिस तरह का नुकसान किसान ने उठाया है वो कोई किस तरफ उसकी तरफ गौर नहीं कर रहा। इस वक्त लोगों के जानवर उस तरह से नहीं बिके, लोगों को सख्त परेशानी है। यूरिया DAP खाद को उठा के लेखें, DAP जो पिछले सीज़न में गंदों में 15,000 की बोरी डाली थी, आज 18,000 पे नहीं मिल रही। अच्छा, तो बैरिस्टर साहब, इसका ये जिन आप मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं, ये बड़े जेन्युइन मसाइल हैं, तो इनको हल करने का तरीका ये है कि आप बजट इजलास में अपनी तजावीज़ दें, और जिस तरह पिछले साल भी आपने तजावीज़ दी थी, तो कोशिश करें कि आवाम को रिलीफ मिले आपकी तजावीज़ के ज़रिए। देखें, बजट के ज़रिए आवाम को कभी रिलीफ नहीं मिल सकेगा। देखें, हम समझ ही नहीं पा रहे, हमारा स्ट्रक्चर ही बना हुआ है ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल का। हमें अपने आप को सीरियसली रिव्यू करना पड़ेगा। हमने जो कायदे आज़म का विज़न था उससे दूर हो गए। 1935 के एक्ट के हवाले से कायदे आज़म ने क्या कहा था कि ये रॉटन डॉक्यूमेंट है, कि वो जो है ना इसको जो है ना ख़त्म हो जाना चाहिए, मगर उसी को बेस मॉडल बना के आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है मौजूद, और 26वीं 27वीं तरमीम के बाद तो वो और मसख हो गया है। आपने इख्तियारात की इतनी कंसंट्रेशन कर दी है कि चंद लोगों का फ़ैसला चलता है। कहने को तो बजट है, बैरिस्टर अकील साहब बैठे हुए हैं, इन्हें कहें कि जो बैरिस्टर साहब आपको बताएंगे जो पेश होगा, कितना हुजम है बजट का जिस पे पार्लियामेंट वोट करती है, वो 10% है। 90% बग़ैर किसी डिस्कशन के पास होता है। वो एलोकेशन किस तरह से होती है, आवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स की इस बजट में से ही नहीं है। पॉलिसीज़ किस तरह से बनती हैं। देखें, हम एक गरीब मुल्क हैं, ये एक बड़ी अहम बात डॉलर मानी रखता है। अगर एक बिलियन डॉलर का अगर आपने कर्जा लिया है, तो आप कौन बैठ के फैसला करता है कि ये $1 बिलियन रोड्स पे लगना है, स्कूल पे लगना है या अस्पताल पे लगना है। अच्छा, हमने इतनी डिस्क्रेशन दे दी है। एक और भी इशू है, वो भी बड़ा अहम है कि ये जो अभी आपने भी कहा जी कि जो सुहेल अफरीदी साहब ने 10 जून को धरने का ऐलान किया, तो अभी पॉलिटिकल कमेटी जो है वो फैसला करेगी। तो आपकी पार्टी के जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने इसके बारे में एक शो में क्या बात की है, जरा वो सुन लें आप। 10 जून को धरना देने का कह रहे हैं, इसकी कोई डिटेल्स तय हुई? पहले भी कई दफा ऐसे होता है कि हमारे कुछ दोस्त ऐलान कर देते हैं और फिर पार्टी सबके भरम रखती है। अगर हमारे जो चीफ मिनिस्टर है सुहेल अफरीदी साहब, उनकी राजा साहब से या गौर साहब से कोई बात हो गई है और उनकी मुशावरत से उन्होंने ये ऐलान किया है, तो वो पार्टी के सर आंखों पे है। एंड आई एम श्योर कि उन्होंने कोई मुशावरत की होगी, मगर बहरहाल अभी तक ऑफिशियली दोनों साहिबान ने या आमिर डोगर और शायद खटक साहब, इनमें से किसी ने भी MNAs को नेशनल असेंबली में ये कन्वे नहीं किया कि इस किस्म का कोई धरना होने जा रहा है। ये मैं बात उमैर नियाज़ी साहब से मज़ीद करूँगा इस इशू पे एक ब्रेक के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद जी। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, आपने सुना शेख वकास अकरम साहब का स्टेटमेंट भी आपने सुन लिया, तो ऐसा लगता है कि जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उन्होंने पार्टी से या MNAs से सलाह मशवरा नहीं किया। आपने भी कहा कि अभी तक पॉलिटिकल कमेटी ने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया। आप ये नहीं समझते कि इतने अहम फ़ैसले जो हैं वो सलाह मशवरे के बगैर कर लिए जाते हैं, जिससे कि तहरीक इंसाफ जो है वो उसके बारे में ये तासुर उभरता है कि यहाँ पे आपस की लड़ाइयाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे हुकूमत को फ़ायदा होता है और इसलिए आपकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती, क्योंकि हुकूमत को पता है कि आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, बिल्कुल। देखें, हुकूमत तो इस इख्तलाफ
कि अगर कोई भनक भी उन्हें पड़ेगी तो वो तो एंजॉय करेंगे नेचुरली। मगर देखें अभी जिस तरह है, जो पोजीशन शेख साहब स्टेट कर रहे थे वो तो पार्लियामेंट्री ग्रुप की उसी तरह है। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि बजट सेशन होना किस दिन है, क्योंकि बजट की तारीख थी 5 जून की, और 5 जून वो पहले एकनेक की मीटिंग नहीं हो सकी, उस वजह से इन्होंने मुलतवी कर दिया। अभी नई तारीख तो आई नहीं है, वो 10 को होता है, 11 को होता है, 12 को होता है, अभी तो ये भी नहीं कंफर्म, मगर वो कंफर्म होगा। मगर क्योंकि ज़ाहिरी बात है, देखें सीएम एक इम्पॉर्टेंट पिलर है पार्टी के हवाले से भी, और जिस तरह इमरान खान ने एक मोबिलाइजेशन का टास्क भी सीएम केपी को दिया था, तो ज़ाहिरी बात है उनकी आराम मैटर करेगी। और ज़ाहिरी बात है जब अचक ज़ही साहब कोई चीज़ डिसाइड करें, बैरिस्टर गौर करें या सीएम केपी करें, उसको ज़्यादा अहमियत मिलती है और पार्टी अक्सर उसी तरह से फ़ैसले भी अपने करती है। लेकिन सीएम साहब जो है उन्होंने शेख वकास साहब के बारे में जो लबोलहजा इख्तियार किया, ज़रा वो भी सुने। शेख साहब अगर आ सकते हैं वो वहाँ पर शिरकत करें, वरना जो है किसी की आलाकारी ना करें, किसी की आलाकारी ना करें। तो ये अब ज़ाहिरी बात है, इसका जवाब तो शेख साहब ही दे सकते हैं। लेकिन मैंने वैसे ही उमैर न्याई साहब आपको ये वाला क्लिप भी इसलिए सुना दिया है कि सीएम साहब जो हैं वो अगर पार्टी के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन के बारे में कह रहे हैं तो किसी की आलाकारी ना करें, इसका मतलब यह है कि आपकी पार्टी के अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं वो काफ़ी तशवीशनाक हैं। अब मैं मज़ीद इन इख्तलाफात पर बात नहीं करता, इसलिए कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपोजिशन की पार्टी है, तो अपोजिशन की पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात पर क्या बात करूँ। मैं कब बात करता हूँ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात, क्योंकि आप दोनों हुकूमत में हैं जी, तो हुकूमत जो है उसके बारे में कम बात होती है। तो ये बताएं कि ये जो कल बिलावल साहब ने भी कहा कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसके ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। अभी आगा रफ़ीला साहब ने भी एक गुफ्तगू की है, नदीम अफजल चंद साहब जो हैं उनकी भी चार्जशीट सामने आ गई है। आपको लग रहा है कि ये आप 5 साल पूरे कर जाएंगे? मीर साहब, ये तो गैब का इल्म तो अल्लाह को ही पता है और इंसान तो उससे वाकिफ़ नहीं होता। लेकिन एक बात ज़रूर है कि फ़िल वक़्त जो इत्तेहादी हैं उनको एक दूसरे पे एतमाद है, और हमें अपने तमाम तर इत्तेहादी जमातें जो हमारे साथ हैं हुकूमत में, उन पर एतमाद है और उनको हमारे पे है। हाँ, कुछ गिले शिकवे ज़रूर हो सकते हैं, गाय बगाए उसका जिक्र भी करते हैं, कभी सख्त अल्फाज में कर देते हैं, कभी नर्म अल्फाज में कर देते हैं। और मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। पार्लियामेंट के अंदर चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो नेशनल असम्बली हो, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों की, और बिलखुसूस क्योंकि पीपल्स पार्टी बड़ी इत्तेहादी है, तो उनकी रजामंदी और उनकी गो अहेड के बगैर कोई कानून साजी इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती। कोई किसी किस्म की हम कानून साजी नहीं कर सकते। उनका अप्रूवल होना, उनका उस पर जो है रजामंद होना वो ज़रूरी है। इसी तरह जो आपने कहा कि ये इख्तलाफात मैं समझता हूँ कि इलेक्शन की हद तक, इस जीबी के इलेक्शन है और एजेके का इलेक्शन आएगा, उसमें भी इख्तलाफ होंगे। तो ऐसी बात नहीं जो आपने जब एजेके का इलेक्शन आएगा तब होंगे। इस वक्त तक तो एजेके में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून यकजान दो कालब हैं, बिल्कुल, और मिलकर जॉइंट एक्शन कमेटी को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाकाम नहीं, उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनसे नहीं कोई मुज़ाकरात नहीं, वो आपसे अब कोई मुज़ाकरात नहीं। देखें, अभी भी मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो चल रहा है। 38 में से 36 उनके पॉइंट मांग लिए गए। नहीं, ये वो इसको डिनाई करते हैं। आज जो उनकी जॉइंट एक्शन कमेटी के सरबराह हैं शौकत साहब, उन्होंने इसको डिनाई किया, उन्होंने चैलेंज किया कि ये बात गलत है। लेकिन जो दीगर स्टेक होल्डर हैं उसी कमेटी के मेंबरान वो कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। अच्छा, मैं आगा रफ़ीला साहब की तरफ चला जाता हूँ। आगा साहब जो फैसल मुमताज़ राठौर साहब हैं, इस वक्त आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। तो आज़ाद कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों हुकूमत में शामिल हैं, बलोचिस्तान में भी आप दोनों हुकूमत में शामिल हैं। तो ये नहीं हम कह सकते कि जनाब अगर आगा रफ़ीला साहब जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं कैपिटल टॉक में मुस्लिम लीग नून पे, तो उसका मतलब है दोनों पार्टियों के अंदर ताल्लुकात बड़े ख़राब हैं। आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। उन्होंने इनकार कर दिया है और जवाब में ये कहा है कि आपने हमारे साथ जो पिछले साल एक तहरीरी मुआहदा किया था, जिस पे आपने भी दस्तखत किए थे और मुस्लिम लीग नून ने भी दस्तखत किए थे, उस मुआहदे पे अमल दरामद करें। और उन्होंने भी ये बात जो है वो कही है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के लिए भी आप पंजाब पुलिस को ला रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में तो पंजाब पुलिस बहुत बुरी लगती है, लेकिन जहां पीपल्स पार्टी का अपना प्राइम मिनिस्टर है आज़ाद कश्मीर, वहां पे अगर पंजाब पुलिस है तो वो ठीक है। तो आगा साहब, ये क्या मुनाफिकत नहीं है? नहीं सर, ये देखें अगेन फिर बात ये है कि
मियाँ साहब बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिसको हम मिसाल के तौर पे मुस्लिम लीग नून के साथ एक सियासी इख्तिलाफ होने के बावजूद हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा लगता है कि आपने आज़ाद कश्मीर को, ऐसा लगता है आपने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को एक सियासी तजर्बागाह बनाया हुआ है। कहीं पे आप एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, कहीं पे आप एक दूसरे के साथ मिल के तो अवामी एक्शन कमेटी से के ख़िलाफ़ मज़ामत करते हैं। तो ये तजर्बागाह बना दिया आपने दोनों, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मुझे मीर साहब एक्सप्लेन करने दें, मैं आपको बताता हूँ। देखें, कश्मीर का इसलिए सेंसिटिव इशू है कि वहाँ पर हमारा पड़ोसी मुल्क की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है चीज़ों पे कि जिसकी मैं बैठ के मीडिया पे बहुत सी चीज़ों को डिस्कशन इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि खुदा न खासा इस सारी हमारी जो डायलॉग चल रहे हैं वहाँ पर कमेटी के साथ वो मुतनाज़ा ना हो। नहीं, कोई डायलॉग नहीं चल रहे, कोई डायलॉग नहीं चल रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, अवामी एक्शन कमेटी ने साफ साफ कह दिया है कि हमने आपके साथ कोई डायलॉग नहीं करना। आप जो दावा कर रहे हैं कि 38 में से 36 मुतालबात हमने पूरे कर दिए, ये आपका दावा गलत है। वो कह रहे हैं जी आपका दावा गलत है। नहीं सर, हम उनको डायलॉग के लिए भी राजी करेंगे और उनके साथ जो मुआहिदा साइन किया गया था या जो उनकी चीजें उसको इम्प्लीमेंट कराने की भी बात करेंगे। तो ये जो कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, फिर मैं आपको कहूंगा ये आप बड़ी अच्छी बात है, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि मुआहिदे पे अमल दरामद हो। तो हम का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर, क्योंकि मुआहिदे पे दोनों के दस्तखत हैं सर, इसलिए मैं दोनों की बात करूंगा कि फेडरल में गवर्नमेंट जो है वो क्या नाम है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। और आपने सुना भी होगा कि हमने बड़ा वाज़ेह तौर पे हमारी पॉलिसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि हम समझते हैं कि हम जिस तरह 18 अमेंडमेंट में हमने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की थी, जो चीज़ें बात रह गई है, जैसे कि मिसाल के तौर पे कश्मीर और जीबी के ऊपर आप एक फेडरल मिनिस्टर को बिठा देते हैं और ना खुदा बना के खामखा में उनके ऊपर जो जहाँ की उस लोगों की जो लोकल गवर्नमेंट हो, जो उनके नुमाइंदे हो, वही फैसले करें। इस्लामाबाद से बैठ के डिक्टेट करने वाली पॉलिसीज नहीं चलनी चाहिए। बहुत हो गया, अब चीज़ों को लेके हमें उस तरफ लेके जाना चाहिए कि गिलगित की जीबी के लोग फैसले अपने करें, कश्मीर के लोग अपना फैसला खुद करें, ना कि इस्लामाबाद से बैठ के उनको डिक्टेट किया जाए। आप सब पार्टियों का जो इंतखाबी मंशूर है उसमें आपने यही वादे किए हुए हैं कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं अपनी तकदीर का फ़ैसला खुद करेंगे। लेकिन अब एक सियासी हकीकत है, आगा साहब बुरा ना मनाइएगा, आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल है, वहाँ आपका किरदार जो है वो कुछ और है। वहाँ के लिए आप लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आप एक दूसरे के आमने सामने हैं और ऐसा लगता है कि बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं। उनसे मैं बात करता हूँ एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, जब आपकी पार्टी की हुकूमत थी और इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, तो ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये मुझे याद है नवंबर 2020 की बात है, जो गिलगित बल्तिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है, 1 नवंबर इंडिपेंडेंस डे है। तो 2020 में इमरान खान साहब ने गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंस का अबूरी स्टेटस दिया था, प्रोविजनल स्टेटस देने का ऐलान किया था, जो बहुत बड़ी बात थी। पहली दफ़ा किसी वज़ीर आज़म ने ये काम किया था, लेकिन बाद में उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। और आज गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये भी शिकवा है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उन्होंने भी अपने वादे पूरे नहीं किए। तो मैं आपसे पूछना ही चाहता हूँ कि जो भी पार्टी हुकूमत में होती है तो वादे पूरे नहीं करती, जब अपोजिशन में जाती है तो कहती है जी कि हम वादे पूरे करेंगे। तो ये क्या जो पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां, एटलीस्ट इस वक्त जो 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे इस वक्त शो में मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, क्या आपका जो एक मजमूई तौर पे जो पॉलिटिकल करैक्टर है, सियासी किरदार है, वो एक जैसा नहीं है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस वक्त तो किरदार बहुत मशकूक हुआ है। आपने हमारी सारी इस डिबेट से भी देख लिया होगा। देखें, अभी अकील साहब ने कहा कि इत्तेहादियों को एक दूसरे पे एतमाद है।
बुनियादी तौर पे इत्तेहादियों को एक दूसरे पे एतमाद नहीं है, इन्हें एतमाद फॉर्म 47 दिलाने वालों पे है, और ये लड़ाई सारी उनकी तवज्जो अपनी तरफ दिलाने के लिए हो रही है। अब उसी पर्सपेक्टिव में सामने रखें जो आपने ऐलान देखा इमरान खान साहब का, उसके बाद तो डिक्लाइन शुरू हो गया था। देखें साइफ़र, वो सारी चीज़ें शुरू हो गई, हमें तो उस तरह का टाइम ही नहीं मिला। हमने साउथ पंजाब को भी सूबा बनाने का बिल्कुल ऐलान किया था, उसके लिए हमने प्रैक्टिकल स्टेप भी उठाए, साउथ पंजाब में सेक्रेटेरिएट भी बनाया। आज जो अगली गवर्नमेंट आई उसने उसको मुकम्मल स्क्रैप कर दिया। हमारा मसला क्या है? हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग ही नहीं है। हमारा क्यों हम फेल हो रहे हैं? हम 10 से 15 साल का पर्सपेक्टिव लेके चल ही नहीं सकते। हमारी जितनी सियासी पार्टीज़ हैं, एक तो बड़ी मुश्किल से इक़्तिदार में आती हैं, इक़्तिदार में आ जाएं तो 2-2.5 साल बाद जाने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, और फिर जिस तरह से निकाला जाता है, जिस वज़ीर आज़म के साथ हालात वो आपके सामने हैं, मतलब उनके निशान भी मिटा दिए जाते हैं। तो ये ओवरऑल सियासतदानों को सोचना पड़ेगा अपना कैरेक्टर रिस्टोर करने के लिए, और वो कोशिश करेंगे तो तब भी हम गिलगित बल्दिस्तान हो, कश्मीर हो, सारों की आवाम को अपीज़ कर सकेंगे। मसला खाली ये नहीं है। आगा साहब ने बात की कि इस्लामाबाद क्यों अपनी पॉलिसी इम्पोज कराता है। भाई इस्लामाबाद की तो पॉलिसी कोई नहीं है, पॉलिसी तो कहीं और बन रही है, कुछ किलोमीटर दूर जा रही है, वहाँ का कोई नाम ही नहीं लेता, क्योंकि अब वहाँ की तो तवज्जो चाहिए। अच्छा, मेहरबानी करें आप भी उस नाम ना लें। वैसे आपने नहीं लिया, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने भी नहीं लिया। आगा साहब आपको जो है वो प्रॉम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने प्रॉम्प्ट नहीं होना। मैंने आपसे आखिर में ये सवाल करना है अकील मलिक साहब, क्या आप अफोर्ड करते हैं, खुदा न खास्ता जो बातें आज आगा रफ़ील्लाह ने की हैं, कि अगर आपने गिलगित बल्तिस्तान में जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है वो मैं इस्तेमाल नहीं करता, अगर गिलगित बल्तिस्तान में भी धांधली होती है तो क्या आपको एहसास है कि वहाँ पे भी वही हालात पैदा हो जाएंगे जो कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में है और आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और हमारी तो यही इस्तदा है। इलेक्शन कमीशन जो GB का है, हमारे देखें वहाँ पे बिल्कुल NOC ले के कायदो ज़वाबित को मलूज़ ख़ातिर रख के हमारी पार्टी के लोग गए हैं और वहाँ पे बिल्कुल कैंपेन कर रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं है, अब यही बात फिर इनको बुरी लगेगी दोनों मेरे भाइयों को, कि उस टाइम फिर NFC की जब बात की जाए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वो कमेटी बनाई थी, फिर उसके बाद उसका क्या बना 2017 में, फिर उसका नामो निशान नहीं। तो कहने का मकसद सर 2017 के बाद फिर 2022 आया जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, फिर 2024 आया जब शहबाज शरीफ साहब फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो आप 2017 से कुछ बाहर आ जाए। जी हम बिल्कुल बाहर हैं, लेकिन आप खुद इस वक्त मिनिस्टर हैं। जी बिल्कुल, हम उससे बिल्कुल बाहर हैं और हम फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ हैं। अब यहाँ पे जो बातें उन्होंने की GB की डेवलपमेंट के हवाले से, बिल्कुल वो वादे हमने किए, जो अधूरे काम रुके हुए थे वो बिल्कुल हम दोबारा इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने मौका दिया, GB में हुकूमत आई तो बिल्कुल ज़रूर उनको पाए तकमील तक पहुँचाएँगे और पूरा भी करेंगे। लेकिन ये जो इल्ज़ामात हैं, मेरे ख़्याल से एलिगेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एलिगेशन नहीं होना चाहिए। एलिगेशन को सब्सटैंशिएट करने के लिए, और बिलखुसूस मैं तो अपने इत्तेहादियों से ये एक्सपेक्ट नहीं करता, गो के एक उनकी तरफ से बात आई है जो क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, हालांकि क्यों आ रही है मैं सवाल करता हूँ। जी बिल्कुल कीजिए। आगा साहब, ये आप जो बार बार कह रहे हैं जी गिलगित बल्तिस्तान में जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया वो मैं नहीं करना चाहता, धांधली होगी, तो ये क्या आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता चल गया कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर दोनों जगह पे मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करने वाली है, जैसे भी करने वाली है लेकिन क्लीन स्वीप करने वाली है? अच्छा सर, मीर साहब बात ये है कि मेरे मासूम भाई जो हैं वो इतने मासूमाना अंदाज में कोशिश कर रहे हैं, वो क्यों की बात जो कर रहे हैं वो देखें। नदीम अफजल चंद साहब ने आपको प्रॉपरली बताया कि आपने लिस्टों में क्या हेरा फेरी शुरू की, आपने किस तरीके से वोटर लिस्टों में तब्दीली शुरू कर दी, आपने किस तरीके से आरओज़ चेंज करने शुरू कर दिया, आपने किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर असरअंदाज होना शुरू कर दिया। एक फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, हम इस पॉलिटिकल पार्टी, हम इस इलेक्शन, हर इलेक्शन को सीरियसली चलते हैं और हम मासिस में मौजूद हैं। ये शेड्यूल बिलावल साहब का जैसे ही GB का इलेक्शन शुरू हुआ, यहाँ पर जब GB की मीटिंग थी उसमें चेयरमैन साहब ने ये शेड्यूल जारी किया था GB के लोगों की मशावरत से कि जलसे कैसे होंगे जाएंगे। आपको जब हमारी एक्टिविटी देखी और आपने जो डाका डालना था, वो डाका डालने के लिए आपको एक परसेप्शन बनाना बना। उस परसेप्शन बनाने के लिए आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की रिक्वेस्ट की
कि जी अगर इस मुल्क में फेडरल में और चीजों को सेट करें तो प्लीज आए, और वो फिर आए आपको आगा साहब बसात एहतराम मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, ये पता नहीं, देखें दोबारा आपने वही अल्फाज इस्तेमाल किए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए ये तो नहीं है आप ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्टें हम चेंज करें, भाई आप अपोजिशन में तो नहीं बैठे ना, वफाक में आप हमारे साथ हुकूमत में हैं, इंगेज करें, बताएं कहां पे आपको इशू है, हमने तो वो अच्छा उनको एक मिनट आप आपस में लड़े ना प्लीज, नहीं लड़ने की बात नहीं, मैं तो आपस में लड़े नहीं। आगा साहब आपको बोलते हैं कैबिनेट को, आपको ये डाकू से लगते हैं, लेकिन आपको वो डाकू से लगते हैं कि नहीं लगते? नहीं लगते। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं दूंगा। चले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आगा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उमैर न्याजी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, प्रोग्राम में जो गुफ्तगू हुई है इसमें डाकू का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, और पीपल्स पार्टी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में डकैती करनी जा रही है, यानी कि इलेक्शन में धांधली करनी जा रही है, जिसकी कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से तरदीद कर दी गई है। लेकिन ये मत भूलें कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी न सिर्फ बलूचिस्तान में एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, आज़ाद कश्मीर में भी इत्तेहादी हैं, और मरकज़ में भी जो नून लीग की हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी के वोटों की मदद से खड़ी है। तो एक दूसरे को डाकू भी कहते हैं और फिर एक दूसरे को सहारा भी देते हैं। यही वजह है कि आम आदमी जो है वो अनफॉर्चुनेटली सियासतदानों पर बहुत कम एतबार करता है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल एतबार नहीं करता, कम एतबार करता है, क्योंकि अब ये जो गुफ्तगू आपने सुनी है सारी, तो इस गुफ्तगू के बाद कोई आगा रफ़ीउल्लाह साहब को ये ज़रूर कहेगा कि आगा साहब अगर इतने ही वो डाकू हैं तो फिर आप आज़ाद कश्मीर में और बलूचिस्तान में उनके साथ हुकूमत में क्यों बैठे हुए हैं? मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।